फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस में। मैं हूं अरसलान अमीन और आज जो आपका टॉपिक है वो है बहुपद पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि बीजगणितीय पद किसे कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं हम, और शून्यक का मतलब क्या होता है। पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसे कहते हैं जिसमें चरों का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है, और उसको हमने वर्गीकृत भी किया था एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में पदों की संख्या के अनुसार और चरों के घात के अनुसार रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घातीय में। ये सब पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्होंने भी नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पार्ट है वो है व्यापक रूप। तो सबसे पहले देखिए, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है? उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। रैखिक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक्स का जो घात है वो 1 है, और जिसका घात 1 होता है उसे हम रैखिक कहते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो इसको कहते हैं कि ए एक्स प्लस बी इसका व्यापक रूप होगा जहाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोजन को कहते हैं, वो आप ऑलरेडी 9th क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किसको हम कह सकते हैं कि यह रैखिक बहुपद है। अगर मैं लिखूँ 3x प्लस 9 या फिर 7x-2 या फिर 2y प्लस 4 या फिर 2t-7 या 6p प्लस 3/2, ये सब के सब रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहाँ a और b तो वास्तविक संख्याएं हैं और x जो है वो एक चर है। तो चर का जगह तो कोई भी ले सकता है, x ले सकता है, y ले सकता है, t ले सकता है, p ले सकता है, m या n कोई भी ले सकता है। ठीक है ना। और ये कोई संख्या होगी, a और b ये कोई संख्या होगी। तो देखिए यहाँ x एक चर हुआ और इसके आगे कुछ लगा हुआ है, a के फॉर्म में 3 है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 9। उसी तरह यहाँ भी देखिए x के आगे 7 लगा हुआ है, यानी a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू -2। यहाँ a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4। तो ये एक क्या है? ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अब देखिए, रैखिक बहुपद में a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? यदि मान लीजिए कि x के आगे हम शून्य लगा देते हैं, शून्य, जैसे कि इस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 3x प्लस 9 के लिए मैंने लिख दिया 0x प्लस 9। अब देखिए ये 0 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये 0 प्लस 9 ये आंसर दे देगा 9। तो क्या इसमें ये रैखिक बहुपद रहा? बिल्कुल भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, और तो चर के घात के कहाँ से मतलब आएगा? उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए यह शर्त यहाँ पे लाजिम है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक बिल्कुल उसी तरह अगर हम द्विघातीय बहुपद के बारे में देखें तो उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होंगी और a नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, या फिर हम लिखते हैं 4y स्क्वायर माइनस 9y, या फिर हम लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 4। ये सभी के सभी एक द्विघातीय बहुपद के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी इसका पावर 2 है, यहाँ भी इसका पावर 2 है। मतलब शर्त मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ भी अगर हम लिखते हैं सिर्फ 7t, सिर्फ 7t मैंने लिख दिया, यहाँ t का पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ a का जो वैल्यू है वो तो 7 है, वो तो 0 है नहीं। हाँ, यहाँ b ज़रूर 0 हो गया, यहाँ कुछ है नहीं, मतलब यहाँ 0 है, b का वैल्यू 0 हो सकता है। ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना।
ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। बी ज़ीरो हो सकता है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। 7t को हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें, ये 3x² + 7x + 5 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और x का पावर 2 है, मतलब ये एक द्विघाती बहुपद है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, अगर हम देखें इसको, ये a का वैल्यू 4 है, ax², यहाँ तो y है, x की जगह y भी ले सकते हैं, y² क्योंकि ये भी एक चर है। 9y यानी bx, यहाँ b का वैल्यू हो गया -9, b का वैल्यू हो गया -9। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ax², ये ay² का फॉर्मेट है, a का वैल्यू 4, bx यहाँ by, तो b का वैल्यू क्या हो गया -9, लेकिन यहाँ c का वैल्यू क्या है 0 है, कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे 0 है। तो c के लिए तो कोई कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक द्विघाती बहुपद होगा। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, a प्रेजेंट था, b प्रेजेंट था, यहाँ पे a भी प्रेजेंट है, b भी प्रेजेंट है और c भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें a प्रेजेंट है, b प्रेजेंट है, लेकिन c नॉट प्रेजेंट है। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम लिखते हैं, इसमें ये इसके लिए हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं 2y² - 4 की, तो यहाँ a प्रेजेंट है, b नॉट प्रेजेंट है और c प्रेजेंट है। c एक कांस्टेंट है, लास्ट वाला पार्ट c है, लेकिन यहाँ पे b वाला पार्ट नहीं। मतलब अगर हम इसको बात करें, ये 2y², अगर यहाँ कुछ रहता 6y 5y तो वो b वाला पार्ट हो जाता मेरा, लेकिन यहाँ b तो प्रेजेंट है नहीं, तो b के लिए कोई शर्त नहीं है। आप इसको द्विघाती बहुपद फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b और c से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह अगर सिर्फ 9t² लिखा हुआ है मान लिया, तो यहाँ a बराबर 9 है, b यहाँ पे नहीं है, c यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा बहुपद, क्योंकि बी और सी के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ ए के लिए कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसी तरह आप त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल फॉर्मेट देख सकते हैं, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ भी वही a नॉट इक्वल टू 0, a b c d सब वास्तविक संख्याएं होंगी। चतुर्घाती बहुपद, यहाँ हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। हम इसको मानक रूप में एडजस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2, ये घटता हुआ जा रहा है। यहाँ x का पावर 1 हुआ, यहाँ कुछ है नहीं, मतलब यहाँ x का पावर 0 है, तो ये क्या हो गया, चतुर्घाती बहुपद हो गया। तो इसको हम चतुर्घाती बोलेंगे, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, इसका 4 है। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है वीडियो में। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे और इसका कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के प्रयास करेंगे कि इसका ये होता क्या है, इसका मतलब। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा है, y = 2x + 1। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो सपोज़ कि x का वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2x + 1 में। ये एक रैखिक बहुपद है। x की जगह 0 रखा तो 0 × 2 0, 0 + 1 क्या आएगा यहाँ 1। ठीक उसी तरह x का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं 1, तो 2 × 1 = 2, 2 + 1 क्या आएगा 3। अब इसको हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। x जब 0 है तो y 1 होना चाहिए, x जब 0 है तो y 1 होना चाहिए। पहला पॉइंट मेरा ये मिला, सॉरी, x जब 0 है तो y 1 होना चाहिए, पहला पॉइंट मेरा यहाँ है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, x जब 1 होना चाहिए तो y 3 होना चाहिए, x जब 1 है तो y 3 होना चाहिए, मतलब सेकेंड पॉइंट मेरा ये है। अब क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, ये कुछ यहाँ आते हुए ये क्रॉस करते हुए चला गया, स्ट्रेट लाइन ही हमको मिल रहा है ना। ये ग्राफ ज़्यादा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है, इसके लिए सॉरी, लेकिन अगर हम इसको स्केल से यूज़ करके ड्रॉ करते तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटेगी, ये देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाला हो गया एक्स अक्ष, ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो ये उसका शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, y = ax + b, इसका शून्यक हमको निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ax + b को 0 से इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट किया, ax अपनी जगह रहा, b उस तरफ गया तो -b हो गया,
एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस बी को वहीं छोड़ा, ये ए मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो नीचे आ गया। मतलब कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यानी ये जो 2x+1 है, अगर इसका शून्यक मेरे को निकालना है कि ये जो ग्राफ है वो कहाँ जाकर इसको कट करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2x+1 इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे 2x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -1/2 आएगा। तो ये इसका शून्यक कहलाएगा, ये इसका शून्यक कहलाएगा। मतलब ये जो जा रहा है ना, ये कौन से पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो होगा -1/2 और 0। क्यों? क्योंकि ये y का इसमें तो कुछ निर्देशांक है नहीं, ये सिर्फ x निर्देशांक है, तो इसलिए ये कहलाएगा -1/2, 0। तो अगर एक रैखिक बहुपद का शून्यक हमको निकालना होता है तो वो -b/a के फॉर्म का होता है। मतलब -b/a मतलब -1/2, और इसमें अधिकतम एक शून्यक हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रैखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्यक प्राप्त होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा इसका ग्राफ होता है। नेक्स्ट, अगर आप एक द्विघाती बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप एक द्विघाती बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको एक लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उस पर बिंदु लेके उसको प्लॉट करना पड़ेगा। जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ जो ग्राफ मिलेगा वो एक परवलय फॉर्म का मिलेगा। कैसा मिलेगा? सरल रेखा नहीं मिलेगा, ये एक परवलय मिलेगा। परवलय हम कहते हैं एक पैराबोला को। पैराबोला, पैराबोला क्या होता है? देखिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि परवलय जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है या फिर इस तरीके का होता है। पैराबोला इसी को हम कहते हैं, या तो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ या नीचे की तरफ मुड़ा हुआ। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपके द्विघाती बहुपद के ए के ऊपर। ए के ऊपर ए का मान जैसा रहेगा, ए अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, और ए अगर निगेटिव रहेगा समीकरण में तो ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया है, ये तीन कंडीशन यहाँ पे आ सकता है जब हम एक द्विघाती बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी एक परवलय को ड्रॉ करेंगे, तो हमको तीन केस मिल सकता है। देखिए, सबसे पहला केस क्या मिल सकता है? सबसे पहला केस ये मिल सकता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ हो, यानी इसमें क्या होना चाहिए, ये तो ए पॉजिटिव होगा तभी तो ये ऊपर की तरफ गया है ना। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए। कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। अब दूसरा हो सकता है क्या, ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ हो, यानी ए जो है वो निगेटिव हो और फिर 2 पॉइंट पे कट करने चाहिए। ऐसा केस हमको मिल सकता है, ठीक है, केस 1 में। केस 2 क्या हो सकता है कि ये एक ही पॉइंट पे कट करे, मतलब एक बार ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ हो और एक पॉइंट पे कट करे, एक बार नीचे की तरफ मुड़ा हुआ हो और एक पॉइंट पे कट करे, ठीक है। और तीसरा क्या केस हो सकता है कि ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ हो और कहीं भी कट ना करे, किसी भी बिंदु पे कट ना करे, और नीचे मुड़ा हुआ और किसी भी बिंदु पे कट ना करे। यही तीन केस पॉसिबल हैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करने में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे निष्कर्ष ये हम निकाल सकते हैं कि यदि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा तो हमको एक शून्यक प्राप्त होगा। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा तो हमको 2 शून्यक प्राप्त होगा। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटेगा तो 3 शून्यक प्राप्त होगा। यदि 10 बिंदु पर काटेगा तो 10 शून्यक प्राप्त होगा ऑब्वियसली। यदि काटेगा ही नहीं तो कोई भी शून्यक प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ के देखिए, फर्स्ट केस में जब 2 बिंदु पर काट रहा था तो यहाँ कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। एक बिंदु पर काटा, इस केस में क्या होगा? एक शून्यक होगा। यहाँ किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होगा यहाँ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? रैखिक बहुपद जो होता है उसके अधिकतम एक शून्यक होते हैं और वो एक सरल रेखा की तरह होता है। द्विघाती बहुपद जो होता है उसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाया भी, ये द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होता है एक परवलय के शेप का होता है, बिल्कुल परवलय की तरह होता है। और
जब उसको ड्रॉ करते हैं हम तो हमको 3 केस मिलता है। एक केस ऐसा मिला जहाँ 2 शून्यक प्राप्त हुए, एक केस ऐसा मिला जहाँ दोनों में एक ही शून्यक प्राप्त हुए, एक केस ऐसा मिला जहाँ कोई भी शून्यक प्राप्त नहीं हुआ। यानी अधिकतम कितने शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, तो 2 अधिकतम शून्यक यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो वो मैंने यहाँ नोट्स बना के लिख दिया है कि आप इसको नोट कर सकें। द्विघाती बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह त्रिघाती बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। कोई शून्यक नहीं हो सकता है, एक शून्यक हो सकता है, 2 शून्यक हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो यहाँ अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। इसका ग्राफ आपको पढ़ना है नहीं, इसलिए इसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस। देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ एक क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी इन टर्म्स ऑफ x, जहाँ p इन टर्म्स ऑफ x x बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ये एक ग्राफ है जो ये आ रहा है यहाँ, ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है कि एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इस केस में कितने शून्यक होंगे, यहाँ एक शून्यक होगा। इसको देखिए, ये जो ग्राफ है ये जो है ये कि 2 बिंदु पर काट रहा है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो इसके बिंदु कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ देखिए ये ग्राफ एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु, 3 बिंदु पर ये कट कर रहा है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। ये देखिए ये ग्राफ, ये एक सरल रेखा है, ये x अक्ष को एक बिंदु मात्र यहाँ कट कर रहा है, तो इसके 1 शून्यक होंगे। ये देखिए ये एक परवलय है, मतलब ये एक द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, और ये कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो सिर्फ एक बिंदु पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसके 1 शून्यक होंगे। यहाँ देखिए इस ग्राफ में एक बिंदु यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, ये 4 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। अब प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जैसा उदाहरण में दिया हुआ था। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है एक सरल रेखा है, और ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल इस तरह जा रहा है और एक्स अक्ष को बस एक बिंदु यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके 1 शून्यक होंगे। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है ये एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ और तीसरा बिंदु यहाँ, ये 3 बिंदुओं पर इसको कट कर रहा है एक्स अक्ष को, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा क्वेश्चन, ये एक परवलय है जो 2 बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ देखिए एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 और एक 4 बिंदुओं पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। यहाँ देखिए ये एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ और ये तीसरा बिंदु यहाँ, ये 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। क्या होता है शून्यक और गुणांक, आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए पहले हम देखते हैं। आप जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax, व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a b c एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और x चर होता है ना। तो अब देखिए यहाँ कुछ आने वाला है, इसका शून्यक जो अल्फ़ा और बीटा है ये हमारा शून्यक होता है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको ज़ीरो से इक्वेट करना पड़ता है, उसके बाद इसका गुणनखंडन करना पड़ता है। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हमको पहले पद को लास्ट वाले पद से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 6 12, और 12 को इस तरह विभक्त करना है कि उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -8 हमको मिल जाए। तो 12 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम 6 और 2 से कर सकते हैं हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, 2x को कॉमन ले लिया तो ये यहाँ बचा x माइनस 3, यहाँ 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, 2x
-2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब आप 2x-2 को एक बार ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो ये आपको मिल जाएगा 2x बराबर 2, जिससे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2/2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1। दूसरी ओर जब आप x माइनस थ्री को ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, x माइनस थ्री को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 3। इसलिए x का आपको दो मान मिला, एक मिला 1 और दूसरा मिला यहाँ 3, है ना। तो ये इसके शून्यक कहलाते हैं। शून्यक को हम यूनानी अक्षर अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फ़ा बराबर 1, बीटा बराबर 3। आप इन्वर्स भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर होता है ना। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या मिला। हमको मिला अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 3, है ना। और चूंकि इसमें संबंध स्थापित करने के प्रकार का टाइप का क्वेश्चन मिलता है हमको, तो यहाँ देखिए एक संबंध, दो संबंध इसके बीच में रिलेशन होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो ए बी सी क्या है, आइए देखते हैं। इसमें ए जो है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो यहाँ मेरा ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स के साथ जो बी लगा रहता है उसको हम बी कहते हैं। यहाँ देखिए एक्स के साथ 8 लगा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो b इज इक्वल टू मेरा -8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -8। उसी तरह ठीक c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ c था, यहाँ c है, +6 है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा +6। अब आइए चेक करते हैं इसके रिलेशन को, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। जब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो अल्फ़ा था मेरा 1 और बीटा था मेरा 3, तो 1 + 3 कितना आया, 4 आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इक्वल टू -b/a है। अब हम -b/a निकालते हैं। ये था मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये था मेरा राइट हैंड साइड। -b/a देखते हैं, माइनस ये फॉर्मूला का हो गया। b का वैल्यू है -8, ये माइनस ऑलरेडी फार्मूला का है। अब हम b का वैल्यू रखेंगे -8/a। a का वैल्यू है मेरा 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +8 हो गया, ये 2 हो गया। जब आप 2 से 8 को कट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 4। तो अब देखिए LHS बराबर भी 4, RHS बराबर भी 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मेरा मेन टॉपिक क्या था, देखिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये अल्फ़ा और बीटा मेरा शून्यक है, क्या है, शून्यक, और बी और ए क्या है, गुणांक है। इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है, वो हमने यहाँ पे प्रूफ किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे रिलेशन की ओर। सेकेंड रिलेशन है मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो चेक करते हैं इसको भी। LHS इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू था मेरा कितना, अल्फ़ा का वैल्यू था 1 इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, 3, तो ये हो गया 3। 1 इंटू 3 कितना आया, 3। अब हम देखते हैं c/a। RHS बराबर है मेरा c/a। c का वैल्यू था मेरा 6, ऊपर रखा 6। a का वैल्यू था मेरा 2, तो नीचे रखा 2। जब आप 6 से 2 को डिवाइड देंगे तो आएगा 3। यहाँ भी देखिए LHS इज इक्वल टू RHS 3 आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, है ना। तो ये था शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस NCERT से। देखिए क्वेश्चन वही है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा x² - 2x - 8। सबसे पहले हमको इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए ये हो रहा है 8 आ रहा है, 8 × 1 = 8। अब हमको लाना है 8 और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तो हम 4 × 2 = 8 कर सकते हैं। तो आइए तोड़ते हैं। x² बराबर -4x + 2x - 8। x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x - 4 + 2 कॉमन ले लिया तो बचा x - 4। तो यहाँ आ गया मेरा x + 2 इंटू x -
4। अब चूंकि शून्यक निकालना है तो इसको 0 से इक्वेट करना है सबको। तो यहाँ से आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा -2 और +4, यानी आपका अल्फ़ा आ गया -2, अल्फ़ा बराबर हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया +4। अब क्या करेंगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्योंकि आपका रिलेशन जो फॉर्मूला था वो होता था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। रिलेशन होता था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा आया है -2, तो अल्फ़ा की जगह -2, प्लस का साइन है प्लस रख दिया। बीटा का मान आया है 4, तो -2 + 4 प्राप्त होगा हमको 2। अब आइए -b/a देखते हैं। तो -b/a, बी किसका कोफिशेंट होता है? बी होता है एक्स का कोफिशेंट। तो देखिए एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे क्या गुणांक क्या है? -2 है, तो माइनस ये हो गया फॉर्मूला का, और बी का वैल्यू भी -2 है, तो -2 रख दिया। अब ए का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है, जहाँ ए बराबर यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? 1, तो यहाँ मैंने रख दिया 1। अब देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +2 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर कितना आया? 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी 2 और -b/a इज इक्वल टू भी 2। तो जब हम इसको, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। बिल्कुल उसी तरह हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू था मेरा -2 इंटू बीटा का वैल्यू था मेरा 4, तो -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -8। तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता था c/a। तो अब c/a निकालते हैं। c/a क्या आएगा? c का वैल्यू है मेरा क्वेश्चन में -8, तो मैं c की जगह रखूँगा -8, और a तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं 1, तो ये देखिए -8/1 क्या होता है? -8 ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो ये इसी तरह सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए, ये ax² माइनस प्लस सी प्लस बी एक्स के फॉर्म का है, तो आप इसको रीअरेंज कर लें, मानक रूप में पहले ले आएँ, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना। अब इसका शून्य का आप पहले ज्ञात कर लें, तो 6×3 हो जाएगा 18, और आपको पता है 9 और 2 के सम से 7 आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब चूँकि इसका शून्यक निकालना है, इसलिए इसको 0 से इक्वेट करना है। तो आइए इसमें कॉमन आ सकता है 3x, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 2x माइनस 3 कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह आप फॉलो करते हुए रहेंगे, तो x बराबर आएगा +3/2 और x बराबर आएगा -1/3। तो अब आप क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा है आपका 3/2, बीटा है आपका, पहले तो प्लस फार्मूला का हो गया, फिर -1/3, फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 2 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, 3 3 9, माइनस 3 2 6, 2 1 2, 9 माइनस 2 हो गया 7/6। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 7/6। अब हम निकालते हैं -b/a। क्वेश्चन में -b/a, -b, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। -b, पहले तो माइनस फार्मूला का हो गया, और फिर b का वैल्यू -7 है, तो -7/a। ए कितना है मेरा? 6 है, तो हम चलिए लिखते हैं 6/6, तो ये आया +7/6। देखिए -b/a आया 7/6, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी आया है 7/6, तो दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक उसी तरह आप अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा आपका था 3/2, उसको मल्टीप्लाई करना है -1/3 से, बिल्कुल। तो चलिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया -1/2।
अब सी बाई ए फाइंड आउट करते हैं। तो सी का वैल्यू इसमें देखिए है कितना, -3 है, -3। सी का वैल्यू हो गया -3। ए हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं 6, तो एक ही जगह 6। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा -1/2। 3 से 6 2 टाइम्स में कट का होगा, तो सी बाई ए भी आया -1/2, अल्फ़ा बीटा आया -1/2। इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये होता है, क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पहले गुणनखंड करना पड़ता है, और फिर जब शून्य ज्ञात हो जाते हैं तो उसको रिलेशन सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। 4u² + 8u, 4u² + 8u, 4u² + 8u। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें मीडियम पार्ट तो है नहीं। इसमें 4 है, इसमें 8 है, कॉमन 4 हो गया, इसमें भी u है, इसमें भी u है। तो चलिए 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा u + 2। चूँकि शून्यक निकालना है इसलिए इक्वेट कर दीजिए 0 से। तो u का वैल्यू यहाँ एक बार आएगा -2 और एक बार आएगा 0। तो अल्फ़ा बीटा मिल गया आपको। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ जाएगा -2 + 0 = -2। -b/a निकालते हैं, -b/a। देखिए इसमें b कितना है, 8 है, तो माइनस का माइनस, b की जगह 8, a का वैल्यू आया 4। जब आप इसको कैंसिल कट करेंगे तो ये -2 आएगा, दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक उसी तरह जब आप अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा था आपका -2, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0 से। तो किसी चीज़ को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 मिलता है। अब c/a फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें ax² + bx तो है, लेकिन इसमें c कुछ है नहीं, तो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a है मेरा वैल्यू 4, तो 0/4 आंसर क्या मिलेगा, 0। इसलिए अल्फ़ा बीटा भी 0 है, c/a भी 0 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक उसी तरह अगर आप 5वां नंबर क्वेश्चन करें, t² - 15 है ना, t² - 15। तो अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, t² + 0t, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो कुछ है नहीं, b वाला पार्ट है नहीं, bx, और c को वैसे ही लिख दिया। ऐसे निकालना है ना, ये आपका मानक रूप या व्यापक रूप ये हो गया। अब t² - 15 को साइड में आप इसका शून्यक निकाल लें। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, t² 15 उधर चला जाएगा, जब स्क्वायर रूट के उधर गया तो +-15 हो गया, यानी t का 2 वैल्यू मिला, एक मिला +√15 और दूसरा मिला -√15। तो आइए ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी √15 प्लस फॉर्मूले का फिर बीटा की जगह -√15, तो +√15 -√15 0 दे देगा। आइए -b/a फाइंड आउट करते हैं। देखिए b का वैल्यू था 0, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 0, a की जगह 1, तो ये क्या हो गया -0, तो 0 ही होता है, दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करके। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया √15, इसको मल्टीप्लाई करना है -√15 के साथ। तो जब आप इसको फाइंड आउट करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा -15। √15 इंटू √15 होता है 15, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। अब निकालते हैं c/a। c/a, c कितना है मेरा, -15 है, c हो गया -15, a का वैल्यू है 1, तो 1, तो ये हो गया -15। अल्फ़ा बीटा भी -15, c/a भी -15, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। हाँ तो दोस्तों आपने अभी तक सीखा कि यदि द्विघात बहुपद दिया हो तो उसका शून्य कैसे निकालते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल भी यहाँ किया, जैसे कि ये देखिए x² - 2x - 8 दिया हुआ था, तो मैंने इसका शून्यक निकाला है। शून्यक इसका आया -2 और 4। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ उल्टा होने वाला है। अब हमको शून्यक दिया हुआ हो सकता है और उससे फिर बहुपद पे पहुंचना होगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यदि दिया हुआ है शून्यक -2 और 4, तो आप इसको लेके चेक कर सकते हैं ये आ रहा है कि नहीं। मैं किसी और क्वेश्चन पे बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि शून्यक दिया हुआ है अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है -3, है ना। और इसका बहुपद हमको निकालना है कि ये किस बहुपद से प्राप्त हुआ होगा। तो आइए देखते हैं क्या।
ये जो अल्फ़ा बराबर 2 है इसको हम x बराबर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ x बराबर -2 था तो मैंने अल्फ़ा बराबर -2 लिख दिया था। ये x का जो वैल्यू है ना दो, इसको एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा कहते हैं। तो उसी तरह अगर अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बराबर -3 दिया हुआ है तो हम इसको x बराबर 2 एंड x बराबर -3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर बुला लेंगे, ये x -2 हो गया, इधर इक्वल टू में 0 बचा, एंड ये -3 था, इधर आगे +3 हो गया और उस तरफ क्या बचा 0। अब आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x -2 को इंटू कर दीजिए x +3 से, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 × 0 0 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, तो जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए x के साथ मल्टीप्लाई हो गए x² x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए +3x, -2 x के साथ मल्टीप्लाई हो गए -2x, और -2 + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए -6 = 0। तो ये हो जाएगा x², 3x - 2x क्या होगा +x -6 = 0। मतलब कि यदि शून्यक दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए जस्ट रिवर्स स्टेप इसका फॉलो करेंगे। मैंने इसको गुणनखंड किया था, यहाँ गुणनखंड का उल्टा स्टेप फॉलो करना है, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। आपको पहले ये ले लेना है, फिर आपको ये मिलेगा, ये मिला, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके कहाँ पहुँचेंगे, एक बहुपद द्विघातीय बहुपद पे पहुँच जाएंगे। तो आपको यही फाइंड आउट करने के लिए मिल सकता है। कब? जब शून्यक अलग अलग दिए हों। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप हो सकता है कि आपको अल्फ़ा और बीटा का सम दे सकता है। दूसरे टाइप में क्या हो सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे सकता है और अल्फ़ा बीटा दे सकता है, ये दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 4 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 1, और फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि आप द्विघात बहुपद निकालें। तब ये आप कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसका मतलब क्या हुआ कि -b/a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और c/a बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसको हम 4/1 समझ सकते हैं और इसको 1/1 समझ सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू इक्वेट करेंगे तो a बराबर 1, a बराबर 1, यानी a का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। b का मान कितना मिल रहा है, देखिए -b बराबर 4 है, तो ये माइनस जब उधर चला जाएगा तो b बराबर हो जाएगा -4, है ना। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर भी हो जाएगा 1। अब हम बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, तो वो फॉर्मूला है ये, px = a बिग ब्रैकेट x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आइए इसी फॉर्मेट पे हम इसको सेट करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे px = a x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए a का वैल्यू कितना था, 1 था, तो मैंने 1 रख दिया, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, दिया हुआ था क्वेश्चन में 4 दिया हुआ था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने 4 रख दिया, x की जगह x प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये यहाँ 1 हो गया। तो जब आप 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x² - 4x + 1, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, ये है। यदि आपको ऐसा दिया रहे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। ए बी सी का मान निकालने के बाद आप उस गिवन फार्मूला को यूज़ करेंगे और अपना इक्वेशन निकालेंगे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी ये शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है। तो यहाँ मैंने लिखा है शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो मैंने इसको इससे इक्वेट कर दिया है, और ये होता है c/a, तो मैंने इसको इससे इक्वेट कर दिया है। तो आइए आगे देखते हैं, है ना। तो a = यहाँ 4 दिख रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं a = 4। -b = 1 दिख रहा है, इसलिए b = क्या होगा,
-1 होगा, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये c/a है, ये फॉर्मेट पे सेट तो कर नहीं रहा है। जब सेट नहीं कर रहा है तो इस -1 को हम थोड़ा कन्वर्ट करके लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको चेंज करके, a का वैल्यू 4 था ना, तो नीचे में हमको 4 लिखना होगा, 4 लिख दिया। अब ऊपर क्या लिखें कि आंसर -1 आ जाए, तो हमको -4 लिखना होगा, है ना। तो 4 से 4 कट के ये क्या मिल जाएगा, -1। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमारा a का वैल्यू मिला 4, b का वैल्यू मिला -1 और c का वैल्यू मिला -4। तो मैंने इसको यहाँ कर दिया c = -4, ठीक है। तो आइए इक्वेशन सेट करते हैं। बहुपद ज्ञात करना था। बहुपद का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ax² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो a का वैल्यू था 4, ये हो गया 4, x² की जगह x², अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था 1/4। तो मैंने इसको लिख दिया 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह x की जगह x प्लस का प्लस अल्फ़ा बीटा था -1, तो मैंने अल्फ़ा बीटा की जगह -1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 हो गया, ये हो गया x², ये हो गया x/4, ये प्लस इंटू माइनस हो गया -1। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4x²। 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा -x। 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -4। यानी मेरा जो बहुपद प्राप्त होगा फर्स्ट का आंसर वो क्या हो जाएगा, px = 4x² - x - 4, ठीक है। इसी तरह चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा होता है c/a और ये होता है -b/a। तो a 3 है, यहाँ दिख रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं a = 3। c = 1 है, तो आप ले सकते हैं c = 1। अब देखिए यहाँ तो 3 है नहीं, है ना, तो आप इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट किया, a का वैल्यू यहाँ से 3 सीधे मिल रहा था, तो नीचे में मैंने लिया 3। अब ऊपर में क्या लिखें कि इसको सॉल्व करके √2 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ 3√2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 3√2। तो जब हम 3√2 इसको लिखेंगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या मिल जाएगा √2। तो इससे हमको क्या मिला, a = 3 मिल गया और -b = 3√2 है। तो इससे क्या साबित होता है कि b बराबर क्या हो जाएगा, -3√2, क्योंकि ये माइनस को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा। a b c का वैल्यू मिल गया हमको। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है px = x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो सेट करते हैं। a बराबर था 3, x² की जगह x², अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ था √2, तो √2 x प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू था 1/3। तो अब इसको सबको खोल दीजिए, तो 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3√2x और 3 × 1/3 होगा, तो 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा +1। तो ये आपका आ गया बहुपद px = 3x² - 3√2x + 1। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर नया वीडियो डाउनलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।